हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कुमार सब। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमने चैप्टर जो लास्ट वीडियो में शुरू किया है अपना, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, वो करने जा रहे हैं। अब वो क्या है, यहाँ से सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। देखिए मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, मैं केवल महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं। जो इंपोर्टेंट हेडिंग्स हैं यहाँ इस चैप्टर के, मैं वही कराऊंगा। मैं आपको पकाऊंगा नहीं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, इंपोर्टेंट कराऊंगा। आप इनको रख लेना, इनको लिख लेना, नोट कर लेना। सीबीएसई यहाँ से पूछता ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ये मैंने केवल वो हेडिंग्स उठाए हैं, ये वो आइटम लिए हैं जहां से सीबीएसई अक्सर क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको टोटल नहीं दिया, मैं आपको प्रेशर को, जो आपका बर्डन है, बस मैं उसको कम करना चाह रहा हूँ। पढ़ तो आप बुक से भी सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को क्यों देखते हैं आप, ताकि कुछ आपका बर्डन कम हो सके। तो मैंने आपके बर्डन कम करने के लिए ही कुछ इसमें से आइटम्स लिए हैं जिनको पूछता ही पूछता है। मैं बाकी के आपको नहीं बता रहा। तो देखिए इसमें बात करते हैं कोल्सिन एरियर की। तो कोल्चिन एरियर को क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड्स में से, जो शेयर होल्डर फंड तो होगा इसका मेजर हेड, ये इसको बोल लेते हैं मेन हेड। इसको मेन हेड भी कह देते हैं। तो मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड है। और जो आपकी कोल्चिन एरियर होगी, ये हम अपनी कंपनी में पढ़कर आए हैं। तो उसको क्या करते हैं, बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं कोल्चिन एरियर को। तो आपको याद रखना है कोल्चिन एरियर किस में आता है, इसका मेन हेड तो है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर कैपिटल में से इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्या है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है। इसका मेन हेड से आपका शेयर होल्डर फंड्स, और दूसरा क्या है, इसका सब हेडिंग्स आ जाएगा आपका बाय वे ऑफ एडिशन इन द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है उसमें इसको ऐड कर देते हैं, इसको फॉरफिटेड, जो आपका फॉरफिटेड अकाउंट है। उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एडवांस है, जो कॉल्स मिलके एडवांस में, वो हमारी क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी। तो उसका जो हेडिंग है आपका, मेजर हेड होगा, वो तो होगा करंट लायबिलिटी। और इसमें इसके भी अंदर क्या आ जाता है, अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद है आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड, जिसका भी क्लेम्ड नहीं किया है तो वो हमारी लायबिलिटी होगा, करंट लायबिलिटी होगा। इसका मेजर हेड होगा आपका करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी में ही ये आ जाएगा इसका सब हेड। उसके बाद परसेंट डिवेंचर्स। देखिए डिवेंचर्स को हमने जब पढ़ा था तब भी देखा था। तो डिवेंचर्स हमारा मेन हेड क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और सब हेड हो जाएगा इसका लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लंबे समय के लिए हम इसको किसी से उधार ले रहे हैं, मींस कंपनी उधार ले रही है लंबे समय के लिए। उसके बाद आप देखेंगे जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा हूं। मींस ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी इसको कहती है प्रॉफिट को लिखती है। तो ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये सब प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है शेयर होल्डर फंड में। जो मेजर हेडिंग्स है उसको इसका शेयर होल्डर फंड से, और सब हेडिंग से इसका रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है जो भी रिजर्व होता है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट। डेबिट बैलेंस मींस एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो देखिए ये इसका हो जाएगा नेगेटिव बैलेंस, मींस ये हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लॉस है। ये भी कहां दिखाया जाता है, आपका शेयर होल्डर फंड्स में ही दिखाया जाता है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में बाय द वे ऑफ डिडक्शन। ये रिजर्व एंड सरप्लस में कम हो जाएगा, और प्रॉफिट क्या था, ऐड हो गया था। उसके बाद देखते हैं अपना पब्लिक डिपॉजिट्स हो या बॉन्ड्स हो। पब्लिक की डिपॉजिट हो या बॉन्ड्स हो, ये किस में पहुंच जाएगा आपका, नॉन करंट लायबिलिटी में होता है। और नॉन करंट लायबिलिटी का भी कौन सा हेडिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आ जाता है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। देखिए बीआर हो या आपके डेटर्स हो, ये दोनों ही क्या होती है, हमारी करंट एसेट होती है, क्योंकि एक साल में पैसा आ जाता है। तो करंट एसेट इसका मेन हेड है, और सब हेड इसका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए मैं आपसे फिर बता दूं, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें इनको। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, ये हमारी करंट लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट लायबिलिटी है, एक साल के लिए बनाया जाता है। और दूसरा किस में आ जाता है, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आ जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की अगर बात करें, तो देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्या करते हैं, करंट एसेट है ये हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
मेन हेडिंग होता है करंट एसेट, ये करंट एसेट में क्योंकि डेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं करंट एसेट में, और वहीं पर सब हेडिंग क्या हो जाएगा जो आपका बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है उनसे कम कर देते हैं। देखिए करंट एसेट में हम दिखाते हैं अपने डेटर्स को और बीआर को, तो उसमें से ही कम कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को, और तब यहाँ पर उसको दिखाएंगे। तो लू अगर बात करें लूज टूल की या स्पेयर स्टोर्स, ये सब क्या होती है हमारी करंट एसेट होती है, और ये इन्वेंट्री में आ जाती है। इन्वेंट्री में ही आपके स्टोर स्टॉक सब यहीं पर ही आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मेरे पास 2 हेडिंग और बचे हुए हैं, बस उन 2 हेडिंगों को कराऊंगा और आपके पूरे 4 मार्क्स पक्के कर दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और हाँ, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद आपके जो बाद में आगे हैं, नीचे जो जगह कम थी इसलिए यहां लिख दिए, इनको नोट कर लेना। कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो आपकी करंट एसेट होता है। मेजर हेड जो मेन हेड होगा वो करंट एसेट होगा, और सब हेड जो होगा इसके अंदर भी क्या आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर आ जाता है आपका कैश एंड कैश। उसके बाद है गुडविल, माइनिंग राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड लाइसेंस। ये सब क्या है हमारी नॉन करंट एसेट है। मेन हेड तो हो जाएगा इसका नॉन करंट एसेट, और जो इसका सब हेड है वो हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो होता है उसके अंदर आता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। देखिए इंटेंजिबल एसेट कहाँ आता है, इंटेंजिबल एसेट आता है आपका हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर ये पूरा एक है, मैं आपको बता दूं देखिए ये तो पूरा एक ही है। इस पूरे एक के अंदर क्या आता है इंटेंजिबल एसेट। दूसरा क्या, यहाँ आपका फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, ये क्या है आपके, ये भी नॉन करंट एसेट है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये भी इसमें ही आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, बट थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाती है टेंजिबल हो जाती है। हमारी बिल्डिंग एसेट जो बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, वो हमारा क्या हो गया टेंजिबल एसेट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में हो गया। ये वही पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे, मैंने कोई ज्यादा फालतू आपका बर्डन नहीं बढ़ाया है। दूसरा आगे अब हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना, देखिए हम बैलेंस शीट को तो डिस्कस कर आए, अब उसी के साथ साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, उसको कंपनी क्या बोलती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा उसको और हम अब उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज इसके बाद जो हमें देखना है, हमने बैलेंस शीट देख ली, अब हमें देखना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपकी एंडेड हुई हो उसको वहां लिख देना। अब आप कहेंगे पहले तो हम ऐसा नहीं बनाते थे। देखिए पहले जो आप बनाते थे इस तरह से बनाते थे, आपका एक दो साइड होती थी, यहाँ पर एक आपकी लिख देते थे आप सभी, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख देते थे, और यहाँ पर जो होती थी सभी आपकी इनकम्स लिख जाती थी, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड हो जाता था। देखिए इस तरह को, और यहाँ पर आप प्रॉफिट निकाल देते थे, जो भी प्रॉफिट आता था। जो ये बनाया जाता था गाइस, ये आपका बनाया जाता था फर्म्स में या सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी को रीड कर रहे हैं, कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है। कंपनी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहती, कंपनी इसको क्या कहती है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट्स नहीं होता। दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो मेन इसमें जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके देखिए दो ही पार्ट्स होते हैं, यहाँ देखें आप, ये आपका इनकम पार्ट्स हो जाता है और ये एक्सपेंसेस है। वही बात जो आप इधर डेबिट लिखते थे अब ये ऊपर आ गया है, जो आप इसको क्रेडिट में लिखते थे नीचे आ गया है। यहाँ पर पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले लिख देते हैं मींस रेवेन्यू जो भी आपको इनकम हुई है। अब ये इनकम क्या होती है, इसको हम बोलेंगे नेट सेल। नेट सेल क्या है, नेट सेल है आपका जो आपकी सेल हुई टोटल, उसमें से सेल्स रिटर्न को आपने माइनस कर दिया तो नेट सेल आ गया। अदर इनकम की अगर बात करें तो अदर इनकम क्या होगा, अगर कहीं से कंपनी को इनकम हुई है, जैसे कंपनी के पास कोई लैंड थी, कंपनी के पास कोई एसेट थी, कोई मशीन थी, कंपनी ने उसको बेच दिया, 1 लाख की मशीन थी, ज्यादा में बिक गई, तो वहां से भी प्रॉफिट हो गया, वहां से भी इनकम हो गई, तो उस इनकम को यहाँ पर हम दिखा देंगे अदर इनकम। उसके बाद ये दोनों इनकम का टोटल होने के बाद टोटल जो रिवेन्यू है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, डबल अंडरलाइन बना देते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं बता दूं ये अमाउंट भी क्या है, ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ये आप पहले सीख चुके हैं कंपनी में, मैंने इसलिए शुरू में आपको नहीं बताया। दूसरा ये क्यों है ये भी आपको पता है, ये आपका क्यों है प्रीवियस ईयर का, ताकि आप देख सके कि पिछले साल से अब कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या कम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में क्या होता है, ये सभी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, सारे खर्चे हो जाते हैं। क्या क्या खर्चे होंगे, आपने चाहे
कोई मटेरियल खरीदा हो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या आपका स्टॉक ऑफ ट्रेड आपने खरीदा हो, या चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये चेंज इन इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो आ जाएगा यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा कोई कार्य आपका जो हो रहा है उसमें हुआ एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स की बात करें तो यहाँ आपकी सैलरी वगैरह आ जाएंगी जो उनको दिए हैं आपने, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने देखा था, फाइनेंस कॉस्ट थी वो भी, जहां जहां से फाइनेंस आ रहा था डिविडेंड वगैरह दिया था, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट पेड किया था वो यहाँ पर लिख लेना आप। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ जाता है। देखिए डेप्रिसिएशन यू नो वेल, और अमोर्टाइजेशन क्या है, कद यदि आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट कम होती है, उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या था, अगर फिक्स टेंजिबल एसेट कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन, और यदि आपकी इंटेंजिबल एसेट कोई कम हो रही है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो उसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। जो कमी आई वो है आपकी अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस कोई और भी खर्चा हुआ हो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, और इन सभी खर्चों का ये जो सभी एक्सपेंसेस है इनका यहाँ पर सभी का हम टोटल कर लेंगे, और टोटल यहाँ पर शो कर देंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है। इसके बाद क्या कर लेते हैं, जो आपको इनकम हुई थी टोटल, इस टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को कम कर देंगे। मींस जो नंबर थर्ड है, थर्ड में से इस फोर्थ को कम कर देंगे। फोर्थ क्या था, एक्सपेंसेस, थर्ड क्या था, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में से आप माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मींस टैक्स देने से पहले प्रॉफिट। गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी आपको इस प्रॉफिट पर टैक्स लेती है कि खर्चे काटने के बाद इनकम में से जो प्रॉफिट आया है उस पे से मुझे भी टैक्स दे दो। जब आप इस टैक्स को यहाँ लेस कर देंगे गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, तब आपका निकल कर आता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर ऑफ पीरियड। जो भी जिस पीरियड का आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपका ये निकल कर आ जाता है कि क्या आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। देखिए ये आपको याद करने जरूरी है। याद करने का आसान तरीका है, पहले आप इनको याद कर लेते। टोटल रिवेन्यू मींस टोटल जो इनकम होती है वो कहां से होती है, इनको याद करें। जब ये याद हो जाए आपके, तब आप एक्सपेंसेस पर पहुंच जाना, फिर एक्सपेंसेस याद कर लेना। जब एक्सपेंसेस याद हो जाते हैं तो आप याद रखना एक्सपेंसेस को माइनस करना है टोटल इनकम से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपका ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे इसको याद करने में। इसको आसानी जल्दी से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमें और क्या देखना है आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो इसमें से नेक्स्ट टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये है आपका, इस टॉपिक को जरूर कर ले। देखिए बुक्स में आपका बहुत कुछ है चैप्टर में दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको केवल वो पॉइंट्स कराए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाने की संभावना है। तो इस बार प्रोबेबिलिटी जो पूछने की है वो यहाँ से है। इसमें देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या लिमिट है। तो लिमिट क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये जो होते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं। देखिए अकाउंट के स्टेटमेंट जो तैयार किए जाते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं। मीन्स पास्ट में कंपनी ने क्या किया, कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट, ये सब पास्ट की बात करते हैं। कहीं भी फ्यूचर की बात नहीं करते कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टर क्या देखना चाहता है, इन्वेस्टर देखना चाहता है कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, मुझको कितना बेनिफिट इसमें होगा। लेकिन फ्यूचर की बात नहीं, क्या होता है इसमें रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं सारे पास्ट के ही रखे जाते हैं। दूसरा क्या है, अफेक्टिंग बाय द एस्टिमेटेड। देखिए सब कुछ इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो हमारी एसेट है, एसेट कितनी चलेगी, कितनी इसकी लाइफ होगी, वो सब हम एस्टिमेट लगाते हैं। करेक्ट में पता नहीं होता। अगर हमारा एस्टिमेट ही खराब लग गया, एस्टिमेट सही नहीं लगा, तो हमारा जो अकाउंट से जो हमारी जो प्रॉफिट होगा वो हमारा सही निकल कर नहीं आएगा। दूसरा क्या है आपका, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक नहीं है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कई है। कोई कैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता है, कोई कैसी। लेकिन जब हम कंपेयर करने के लिए जाते हैं तो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दो फर्म्स के बीच में, लेकिन प्रैक्टिस तो उन्होंने अलग अलग की है, रूल रेगुलेशन सबने सबके अलग अलग फॉलो किए हैं, लेकिन जबकि ये सभी फॉलो होने चाहिए साथ। तो यहाँ पर अब भी क्या है, सिमिलरिटीज इस चीज में नहीं है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सिमिलरिटीज नहीं देखने को मिलती हैं। ये भी इसकी क्या है, एक जो है लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आगे क्या है, आपका क्वालिटेटिव एलिमेंट जो है इनको इग्नोर कर दिया जाता है। मीन्स आपके एम्प्लॉय कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, आपका जो कितना एफिशिएंट है आपका मैनेजमेंट, उसका भी ध्यान यही ना नहीं रखा जाता, क्योंकि केवल यहाँ रिकॉर्ड किसको कहा किया जाता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं मनी में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, आपने 4 साल पहले 10 साल पहले कोई एसेट है 1 लाख रुपीज की खरीदी उस, तो और अब उसी की कीमत जो है यहाँ पर 10 लाख है,
मार्केट में उसकी कीमत, तो अब आप 10 लाख नहीं देखते, क्या देखते हैं आप, इस हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेकर चलते हैं। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है, जबकि देखना क्या चाहिए जो करंट में चल रहा है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है, ये जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसको यूज कौन कौन करता है। अब हमें देखना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपके स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, वही जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे वही यहाँ पर है। देखिए, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर में हम जो इंटरनल यूजर होते हैं उसमें मैनेजमेंट को लेते हैं। मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं स्टेटमेंट्स उनको यूज करता है। अगर एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर में कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है एक्सटर्नल यूजर्स, ये होता है शेयर होल्डर फंड्स। मीन्स वो देखना चाहते हैं कि कंपनी के शेयर खरीदें या ना खरीदें, कंपनी किस तरह से उसके स्टेटमेंट से कितना प्रॉफिट कमाती है नहीं। एम्प्लॉइज भी देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमें बेनिफिट उसका मिल रहा है या नहीं। गवर्नमेंट या टैक्स ऑथोरिटीज, ये जो आपकी स्टेटमेंट तैयार होते हैं उनको ही देखकर पता लगाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कंपनी में कितना प्रॉफिट है, वो केवल स्टेटमेंट ही देखते हैं, तभी देखते हैं क्या कंपनी सही प्रॉफिट भर रही है, क्या कंपनी को सही प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं, जो गुड्स उधार देते हैं या आपका लोन वगैरह देते हैं, वो बैंकर्स या क्रेडिटर्स भी कंपनी की जो पोजीशन को देखना चाहते हैं स्टेटमेंट से ही वो उस पोजीशन को देख पाते हैं, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि हमें उसे लोन या क्रेडिट देना चाहिए। दूसरा है आपके इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर हैं कंपनी के, वो भी क्या देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह से बिजनेस कर रही है, क्या कंडीशन है बिजनेस की, क्या हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर नहीं है, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आगे जाके हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि स्टेटमेंट्स कैसे हैं, क्या कंपनी सही है या गलत है। फाइनेंशियल एनालिटिक्स, देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल एनालिटिक्स होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल किस तरह से आपकी बनाए जाने चाहिए, किस तरह से बन रहे हैं, वो भी इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। पब्लिक और रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो पब्लिक होती है या कुछ रिसर्च करते रहते हैं क्या होना चाहिए बिजनेस में क्या नहीं होना चाहिए, वो रिसर्च कहाँ से डेटा इकट्ठे करते हैं, वो भी डेटा वो भी इंफॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही लेते हैं, या स्टेटमेंट्स और जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जो भी टॉपिक्स यहाँ से बन सकते थे इस चैप्टर में मैंने कोशिश की है उन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने की, आपको लर्न कराने की, क्योंकि मैटर तो बहुत सारा है लेकिन मैंने आपको केवल वो दिया है जो आपसे पूछा ही जाएगा और पूछा जाता है। आपने अगर ये भी कर लिया तो आप गारंटेड 95 प्लस स्कोर बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपको वो मिल जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जो है बस लगे रहिए, करते रहिए मेहनत। मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।